हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस। और आपको आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्लास 12th के जो आपका 22 तारीख को पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। और ये प्रश्न आप जरूर कर लीजिए, एक रात में आराम से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप जो है अपने 99% जो अपने नंबर हैं वो कंटेन कर सकते हैं। और इसमें मैं वो सारी ट्रिक बताऊंगा कि किस टाइप से आप अपने एग्ज़ाम को करके आएंगे और ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कंटेन कर सकें। तो देखिए, उसी के सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू में आपके पास पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन होंगे? तो इसका सही आंसर आपके पास आपको लगा कर आना है गोसाई विठलनाथ। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, नचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? और इसके सही आंसर हैं सदल मिश्र। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, प्रेम सागर के रचनाकार होंगे कौन होते हैं? प्रेम सागर के रचनाकार, और इनके रचनाकार है पंडित लल्लूलाल। और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल की संज्ञा दी गई थी, तो वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थ्रू जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की रचना दी गई थी। और आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नगरी प्रचारणी सभा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर करके जाइएगा। और इसके जो संस्थापक थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। ओके। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। छाया बादोत्तर युग का काल है। छाया बादोत्तर युग का काल कौन सा है? देखिए, काल से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काल वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आप देख के जरूर जाइएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काल जो है वो छाया बादोत्तर युग ही है। तो ये जो है 1938 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है, वर्तमान काल तक। और रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। और इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन होंगे? स्कंदगुप्त नाटक जो था उसके लेखक कौन थे? तो ये आप पे पूछा गया है। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधेरी नगरी किस विधि की रचना है? तो इसका आंसर आपके पास है नाटक की। ठीक है, अंधेरी नगरी क्या था? नाटक था। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये आपने कहानी सुनी होगी। तो ये जो एक नाटक था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विध से है? तो जो लहरों के राजहंस है वो एक नाटक था, तो ये गद्य की नाटक विध है। और परीक्षा गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा गुरु किस की रचना है? तो परीक्षा गुरु है श्री निवास दास जी की रचना है परीक्षा गुरु। तो ये जरूर याद करके जाइएगा, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? श्री निवास दास जी की। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके पास है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। जो हिंदी एकांकी थी उसको, उसके पिता, उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो उनके आपके जनक है राम कुमार वर्मा जी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है आपके पास, अंधेर और अधूरे, आधे और अधूरे के लेखक कौन हैं? आधे और अधूरा एक उपन्यास है, उनके लेखक आपके पास कौन है? और उनके लेखक हैं मोहन राकेश जी। फिर आपके पास है, वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधि की रचना है? तो वाण भट्ट भी एक उपन्यास ही है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा पूरी एक उपन्यास है। तो ये जरूर याद करके जाइएगा। इसके बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी बोल कर आया हूँ कि हिंदी का प्राथमिक और प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है?
तो परीक्षा गुरु इसका प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो कि श्री निवास दास जी ने लिखा था। और पर्दा कहानी के रचनाकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल जी। और 17 क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि राजभोग का सपना के कथाकार कौन है। राजभोज का सपना जो उप कथाकार थे वो कौन थे, तो उनको नाम आपके पास है शिव प्रसाद सितारेहीन। शिव प्रसाद सितारेहीन जो थे वो राजभोग का सपना के कथाकार थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी। तो रानी केतकी की कहानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ईसा अल्लाह खां ने लिखी थी। तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के थ्रू लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के आखिरी चट्टान की रचना किस विध की। आखिरी चट्टान क्या है, गद्य में किस विध में आती है आखिरी चट्टान, और यह है आपके पास यात्रा व्रत के। और आवारा मसीहा के लेखक और आवारा मसीहा किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप का विध है। तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी का लिखा है और एक जीवनी है आवारा मसीहा। ठीक है, निड का निर्माण फिर आत्मकथा किसने लिखी थी, और ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। निड का निर्माण फिर। और ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। और 13 क्वेश्चन आपके पास, आनंद कादमनी के संपादक कौन माने जाते हैं। आनंद कादमनी के संपादक, तो आनंद कादमनी के संपादक जो है वो बद्री नारायण चौधरी जी माने जाते हैं, जिनका शॉर्ट नेम आपके पास प्रेम घन भी है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं। और इनके आपके पास आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। और बालाबोघिनी पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं। तो बालाबोघिनी पत्रिका के संपादक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। तो पत्रिका से संपादक से आपके पास कई बार पूछा क्वेश्चन जा सकता है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो ये हैं, जो कि हिंदी काव्य साहित्य के विकास से निर्धारित हैं, और ये भी आपके पास 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपके पास है परशुराम की प्रतीक्षा। और आपसे पूछा जा सकता है कि परशुराम प्रतीक्षा जो है वो किसकी रचना है। तो वो रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना अगज्य जी की नहीं है। अगज्य जी की जो है बावरा अहिरी, सुनहले सवाल और इतलम, ये सारी रचना अगज्य जी की लिखी हुई हैं, पर रेणुका उनकी रचना नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि अगज्य द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, जो कि 2013 में ही क्वेश्चन आया है। तो अगज्य द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, तो वो है आपके पास 4। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचित कृति है वो प्रदक्षिणा है, और प्रदक्षिणा किसके द्वारा रचित है, वो मैथिली शरण गुप्त के। तो ये उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, 1951 ईस्वी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वेदही वनवास के रचयिता हैं। वेदही वनवास के कौन रचयिता माने जाते हैं। यस, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी वेदही वनवास के रचयिता माने जाते हैं। और संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। संसद से सड़क तक जो है आपके पास जो कवि थे जिनकी वो रचना है वो है धूमिल जी। धूमिल जी की रचना है संसद से सड़क तक। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। तो वो है अंधा युग। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक रचना है, और इसको आप दोनों साइड से पढ़ सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी की कौन सी रचना है, और साथ में अंधा युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती जी की है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? तो प्रगतिवाद की समयावधि कौन सी मान्य होती है? तो ये आपके पास है 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक जो है वो हमारा प्रगतिवाद चला है। और हरी घास पर क्षण भर कृति बहुत अच्छी कृति है। हरी घास पर क्षण भर कृति किसके द्वारा लिखी है? तो वो अगस्त्य जी के द्वारा लिखी गई कृति है। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी? तो वो है हमारे मैथिली शरण जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। और इसके बाद 12th क्वेश्चन आपके पास है कि रीतिमुक्त काव्य की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो रीतिमुक्त काव्य घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। और बिहारी सतसई की भाषा, बिहारी सतसई इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहारी सतसई की भाषा कैसी है? तो उसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कि निम्नलिखित में जो राम भक्त शाखा के कवि माने जाते हैं वो कौन नहीं माने जाते? राम भक्त शाखा के कवि कौन नहीं है? तो राम भक्त शाखा के कवि चतुर्भुज दास जी नहीं हैं, बाकी तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास जी, तीनों दास जी ये राम भक्त थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है? और कविकुल कल्पतरु रचना चिंतामणि जी की है। चिंतामणि जी ने ये रचना प्रतिपादित की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए गद्य से, जो गद्य है हमारे पास, गद्य से आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो आपके पैराग्राफ हैं वो कौन से आ सकते हैं, वो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ कि वो आप कैसे राइट करेंगे। और फिर आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके पैराग्राफ के मोटे मोटे पॉइंट्स को आप देख लीजिए कि आप उसे कैसे देखिए। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास ये है कि भूमि का निर्माण, ये जो हेडिंग आपकी भूमिका निर्माण से लेकर के ये आवश्यक धर्म है तक में आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो कि आपके पास लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप से। और इनके जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो इनके द्वारा लिखित है। तो राष्ट्र का स्वरूप तो शीर्षक है और वासुदेव प्रसाद शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ये लेखक आप जरूर याद करके जाएं, ठीक है, क्योंकि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अगर आपके यही चीज़ ठीक है तो वो ज़्यादा इस पे देखता नहीं है। इसके बाद में ये आपके पास संदर्भ तो ये लिखा जाता है। संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग के अंदर आप इसमें इस पैराग्राफ में रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि राष्ट्र से रिगार्डिंग राष्ट्र के अनुसार दी गई इंफॉर्मेशन है कि राष्ट्र में आप कैसे रहोगे, राष्ट्र की क्या भूमिका आपके जीवन में है, उसकी क्या उपयोगिता है, वो सारे आप प्रसंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो व्याख्या दी होती है, व्याख्या में आप सिर्फ जो अंडरलाइन लाइन है उनकी ही व्याख्या लिखते हैं, बाकी पूरे पैराग्राफ की आप व्याख्या नहीं लिखते हैं। और उनको ही आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पढ़ के समझ के अपनी शब्दों में लिख सकते हैं। तो व्याख्या आप इस टाइप से अपनी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चन के आप आंसर इसी पैराग्राफ में से सर्च करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और ये भी इधर की साइड भी कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो इनके सब के आंसर आपके नीचे दिए गए हैं। ये सब आप पैराग्राफ से ही देख करके लिख सकते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पर इस टाइम है, इस पैराग्राफ को जरूर आप देख लीजिए एक बार, और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो आपके पास ये वाला है। ठीक है, ये पैराग्राफ देखिए, इसी चैप्टर का है कि धरती माता की कोख में से लेकर के ये आपके पास हमारे उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार माइंड में ज़रूर रखिएगा। ये पैराग्राफ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, और इसके भी जो राइटर हैं और जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है, और राइटर जो हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट
जो आपके पास है उस इस वाले जो धरती वाले हैं उसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है, या आपके स्क्रीन पर इस टाइम चल रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अपने लैंग्वेज में यहाँ से पैराग्राफ से देख करके लिख सकते हैं, इस पैराग्राफ से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो मैं पूरा वो तो नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने फॉर्म में इनको बना सकते हैं। कैसे? संदर्भ आपका मैंने बता दिया कि चैप्टर का नेम और उसके पाठ का नेम और लेखक का नेम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्रसंग, आप उस चैप्टर में क्या बोला गया है, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप है तो इसका मतलब राष्ट्र से रिगार्डिंग, राष्ट्र के अनुसार ही कुछ ना कुछ बात दी गई होगी कि राष्ट्र का आपके मानव जीवन में क्या इफेक्ट है, उसका क्या प्रयोग है, उससे आपको क्या फ़ायदा है, राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उससे रिगार्डिंग, उससे उसके अनुसार जो वर्ड हैं आप उसको छाट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ आपके पास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपके पास ये पैराग्राफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। ये पैराग्राफ आप जरूर करके जाएं। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति मनुष्य ने, ये पूरा पैराग्राफ है। और ये पैराग्राफ आपको बताना है कि ये किससे है। तो ये भी आपके पास पैराग्राफ एज यूजुअली आप जानते ही हैं कहाँ से है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके भी लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं। और उसके बाद इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ भी जो इस पैराग्राफ है तो उससे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पैराग्राफ को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। ये पैराग्राफ भी राष्ट्र के स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर दे दी गई है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पैराग्राफ में, या आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बट ये आंसर आप अपने वर्डों में लिखें, याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मैंने जैसे बताया कि संदर्भ लिखना है तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है, और जो इनके लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर उसके बाद प्रसंग में आप राष्ट्र का स्वरूप है तो राष्ट्र से संबंधित कुछ बातें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्याख्या में भी उसी से पैराग्राफ को समझिए और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन आप उसी पैराग्राफ से छाट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके पास ये पैराग्राफ है जो आपके स्क्रीन पर अब है, ये वाला। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य। अब ये पैराग्राफ जो है आपको जो मिला है वो आपको मिला है राष्ट्र के स्वरूप से ही। देखिए, ये भी राष्ट्र के स्वरूप का ही पैराग्राफ है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही पैराग्राफ है। तो ये भी आपके पास राष्ट्र के स्वरूप का है। देख लीजिए ये पैराग्राफ, ये भी राष्ट्र के स्वरूप का है। इससे पहले जो आपके पास पैराग्राफ था जो मैंने आपको बताया था अभी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था। ये वाला पैराग्राफ ये भी राष्ट्र के स्वरूप से ही है। तो राष्ट्र के स्वरूप का पैराग्राफ आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपके पास जो आपके पास पैराग्राफ इस टाइम स्क्रीन पर है ये भी राष्ट्र के स्वरूप का ही है। और ये जो पैराग्राफ है ये भी आपके पास राष्ट्र के स्वरूप का ही है, भूमि के निर्माण, और एक ये धरती माता। तो ये 4 पैराग्राफ राष्ट्र के स्वरूप के हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये पैराग्राफ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया, और दूसरा पैराग्राफ आपके पास ये है, धरती माता की कोख में। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ आपके पास है धरती माता की कोख का। फिर उसके बाद है ये यह प्रमाण, यह प्रणाम भाव की भूमि, ये भी राष्ट्र के स्वरूप का ही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति, ये भी राष्ट्र के स्वरूप का है। और चौथा पैराग्राफ आपके पास यही राष्ट्र के स्वरूप का है। चौथा पैराग्राफ आपके पास है पूर्वजों का। ठीक है, तो पूर्वजों से रिगार्डिंग वो भी चौथा पैराग्राफ आपके पास राष्ट्र के स्वरूप का ही है, ये वाला। ठीक है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य से, ये भी आपके राष्ट्र के स्वरूप का ही पैराग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके जानी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये 2 पैराग्राफ आपके सामने हैं। एक तो ये भाषा संस्कृति का अटूट अंग
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो आपके पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भाषा की आधुनिकता, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, भाषा और आधुनिकता, और ये लिखा गया है जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। मैं संदर्भ, लेखक और उसके पाठ का नाम बता रहा हूँ क्योंकि संदर्भ आपको लिखना सही है। प्रसंग में आप इन जैसे भाषा और आधुनिकता, तो भाषा और आधुनिकता से मिलाते हुए भाषा ने आधुनिकता में भाषा के द्वारा जो हमारी इस टाइम जिंदगी है जिसमें हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग क्या रोल निभाया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो रेड्डी जी ने बस यही बताया था कि संस्कृति ने विकास के महत्व के लिए, संस्कृति के विकास में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, इसमें संस्कृति को और भाषा को रिलेट करके बताया गया है, तो उसी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। और बाकी क्वेश्चन आपके पास ये हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ ये है, तो देख लीजिए, भाषा का साधारण इकाई शब्द, ये आपके पास आ सकता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ऐसे ही पढ़ के जाइएगा। और इसकी भी जो आपके प्रसंग है वो आपके स्क्रीन पर इस टाइम है। व्याख्या मैं किसी की नहीं दिखा रहा हूँ, व्याख्या आपको अपने हिसाब से ही लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जो पैराग्राफ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पूछा भी जा सकता है, वो पैराग्राफ आपके पास ये है जो आपके पास स्क्रीन पर स्टैम्प है। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये पैराग्राफ आपके पास जो है किसके द्वारा किस पाठ से है, हम और हमारा आदर्श। ठीक है, हम और हमारा आदर्श से ये पैराग्राफ है। और ये आपके पास जो लिखा गया पैराग्राफ है, ये जो है आपके पास हम और आदर्श, और ये लिखा गया पैराग्राफ आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और हम और हमारा आदर्श ये पाठ का शीर्षक है और इनके द्वारा ये रचित पैराग्राफ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो काफ़ी बार पैराग्राफ पूछा गया है, इसीलिए इस पैराग्राफ को भी आप जरूर पढ़ के जाएं। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास वो गद्य के सारे पैराग्राफ थे। अब पद के पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पद के जो आपको करके जाने हैं। देखिए, पद के लिए भी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कौन से पैराग्राफ आप करके जाइए, ठीक है। तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताया। देखिए, गद्य में प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं है, गद्य में प्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ संदर्भ और सही लिखिए, लेखक का नाम और पाठ का नाम वो सही लिखिए। फिर उसके बाद प्रसंग में जो चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा समझ लीजिए और अपनी भाषा में दोनों को उस पैराग्राफ को समझाते हुए पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या बोला जा रहा है, और उसके बारे में लिख दीजिए। और अधिकतर चैप्टर्स में संस्कृति से ही रिगार्डिंग है कि भाषा और संस्कृति जीवन में कैसे महत्व करती है, उसी से रिगार्डिंग है। तो प्रसंग आप वो लिख सकते हैं। और व्याख्या आप चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद उनको अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है अब पद स्टार्ट हो रहा है। पद के अंदर आपके पास सबसे पहला जो पद है वो जो मैं बताऊंगा वो आपके पास यही है। ये दोनों पद आपके जो स्क्रीन पर है इस टाइम, एक ही है और एक ही है। ये दोनों पद वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो दोनों जरूर तैयार करके जाइएगा। दोनों ही पवन दूती का शीर्षक से लिए गए हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इनके लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। और दोनों ही में श्री कृष्ण की के बारे में संदेश भेजा गया है जो कि राधा जी के द्वारा भेजा जा रहा है। तो उस संदेश के बारे में ही बताया गया है। दोनों पैराग्राफ में राधा जी और श्री कृष्ण के संदेश, उनकी वियोग का, राधा जी के वियोग का, उनके भाव का जो श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में है, उन सारी चीज़ों से संबंधित इस पूरे दोनों पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं। प्रसंग आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर चल रहा है और व्याख्या भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये व्याख्या जरूर लिखिए। फिर उसके बाद एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि ये काव्य सौंदर्य आपके पास दे रखा है, ये काव्य सौंदर्य आपको लिखना जरूरी है। अगर काव्य सौंदर्य आप नहीं लिख कर आएंगे व्याख्या में पद की, तो आपके वो नंबर काट सकता है। इसके लिए आप एक ही चैप्टर का, कोई से भी एक चैप्टर का
आप काव्य सौंदर्य याद कर लीजिए और सारे जो पद के चैप्टर हैं जो भी आए उसमें यही राइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस टाइम है और इनके आंसर आपके स्क्रीन पर इस टाइम यहाँ पर ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके आप अपने स्क्रीन के आंसर को नोट कर लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप इनके आंसर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपके पास ये है और इसके भी आपके पास देखिए प्रसंगेरा और व्याख्या आपके पास ये है। तो थोड़ा सा आप अपने पास से इन्हें लिख लीजिए और इन्हें याद करने की कोशिश करिए। ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट में है, तो इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है यही जो अभी आपको दूसरा आपका जो पैराग्राफ है वो इस चैप्टर का है, आपके स्क्रीन पर है। मैथिली शरण गुप्त जी का है केकई का अनुताप। और ये आपके पास जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। और इस पैराग्राफ के जो अंदर आपसे बोला गया है वो श्री राम और केकई का संवाद है, ठीक है। तो केकई जो है श्री राम से और भरत के लिए किस टाइप से व्यवहार रखती थी, उनके केकई जी के मन में भरत और राम जी से क्या संबंध था, क्या बात हो रही हैं, वो सारी चीज इस चैप्टर इस वाले शीर्ष के अंदर है, केकई के अनुताप में, ठीक है। तो जो केकई ने भरत जी के लिए किया और राम जी के लिए किया वो सारा संवाद इसके अंदर है। तो यहाँ पर प्रसंग भी वही लिखा जा रहा है और फिर उसके बाद व्याख्या भी आपके पास यहीं से है, ठीक इसी टाइप से है, यहाँ तक ये पूरी व्याख्या है और फिर वही आपका काव्य सौंदर्य है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये सारी वीडियो को एक बार पॉज करके आप ये सारा का सारा पैराग्राफ जो मैं राउंड कर रहा हूँ उसको जरूर देख लीजिएगा और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस है जो उस पैराग्राफ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये हैं आपके पास। तो इस पैराग्राफ में आपके पास ये क्वेश्चन है और इनके आंसर आपके पास ये हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो ये है जो आपके स्क्रीन पर स्टैम्प है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये वाला पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये पूरा पैराग्राफ आपके पास आ सकता है, ये भी आपका केकई का अनुताप से ही है और इसके भी जो लेखक हैं वो आपके पास मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो पैराग्राफ अभी आपके पास था ये केकई के अनुताप का नहीं है, ये आपके पास साकेत का है, ठीक है। साकेत में ये साकेत में ही है और केकई का अनुताप और मैथिली शरण गुप्त, ओके। साकेत जो आपकी महाकाव्य है उसमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा केकई के अनुताप में लिखा गया पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज है आपकी, यहाँ पर ये व्याख्या है, व्याख्या आपके पास है, प्रसंग व्याख्या, ये सब चीज आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो ये है जो आपके पास इस टाइम स्क्रीन पर है, ये आपके पास है और इस पैराग्राफ को आप जरूर करके जाइए। तो ये 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, 3 पद के पैराग्राफ हैं जिनको आपको करके जाना है। ये पैराग्राफ भी आपका केकई के अनुताप का ही है और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ही दिया गया पैराग्राफ है ये भी, ठीक है। और इनकी जो व्याख्या है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा हूँ और ये काव्य सौंदर्य जी है, तो ये काव्य सौंदर्य आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ जो आएगा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो आपके पास ये है, प्रभा की धारा से अभिषेक, ठीक है। ये पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करिए, ठीक है। तो ये भी प्रभा की धारा से अनुच्छेद करके कुछ पैराग्राफ है और इसके अंदर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसके भी जो शीर्षक हैं वो आपके पास ये लिखे गए हैं, श्रद्धा और मनु और जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ अभी अभी आपको दिखाया था प्रभा की धारा के अभिषेक, ये पैराग्राफ श्रद्धा और मनु और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित पैराग्राफ है, ये इसकी यहाँ पर लिखा गया है शीर्षक। शीर्षक जरूर याद करिए और काव्य सौंदर्य करिए, थोड़ा सा अपने पास से इस पैराग्राफ के बारे में जो आपको समझ में आए, थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इन्हें पढ़ के अपने हिसाब से उनको लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपके पास ये है जो आपके स्क्रीन पर है, ये वाला
ये भी आपके पास श्रद्धा और मनु से ही है, ये लिखा हुआ है, और जयशंकर प्रसाद जी ही इनके रचनाकार भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों पैराग्राफ थे जो श्रद्धा और मनु से लिए गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपके पास है ये। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आप जरूर करके जाइएगा। तपस्वी क्यों इतने करो हो कवांत, तो ये आपके पास पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में भी श्रद्धा और मनु जी ही हैं। श्रद्धा और मनु जी जो हैं, श्रद्धा और मनु उसी पाठ का है, उसी शीर्ष का है, और इनके भी जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। इनके अंदर भी तपस्या और श्रद्धा भाव, इन्हीं भक्ति से रिगार्डिंग ये पैराग्राफ है, इसके अंदर भी वही लिखा गया है। तो बाकी कुछ नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो ये है। ठीक है, ये पैराग्राफ ये मैं पैराग्राफ के स्टार्टिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ का स्टार्टिंग पता है ना कि कहाँ से लिया गया है, तो आप उसका संदर्भ प्रसंग खुद भी लिख कर आ सकते हैं। संदर्भ अगर आपने लेखक और राइटर वगैरह सही लिख दिए हैं, फिर उसके बाद प्रसंग आप व्याख्या आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए इनको आप एक बार ध्यान से देख जरूर लीजिए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये नौका और बिहार से है, और इसके जो रचयिता हैं वो आपके पास सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नौका और बिहार का पैराग्राफ है, और इसके जो रचयिता आपके पास हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, नौका और बिहार सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित पैराग्राफ है ये। ठीक है, तो उसी के इसी के अंदर जो श्रावण ऋतु है उसके लिए बताया गया, उसी से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या प्रसंग लिखा गया है, काव्य सौंदर्य वगैरह है, ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ, वो आपका परिवर्तन से है। ये रहा परिवर्तन, तो परिवर्तन का ये पैराग्राफ है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है परिवर्तन का पैराग्राफ, ये इसकी व्याख्या है नीचे। तो ये सब जो परिवर्तन कब हुआ था, परिवर्तन क्या होता है कि पहले हम कैसे रहते थे अब कैसे हो गए हैं। पहले लोग बाग बैलगाड़ी वगैरह से चलते थे, आजकल मोटरसाइकिल वगैरह से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर लिखी गई है, और ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित पैराग्राफ है। ठीक है, इसके राइटर भी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, परिवर्तन भी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये पैराग्राफ में आपके पास पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसे एक बार वीडियो को पॉज करके अपने पास लिख लीजिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, पढ़ने के बाद ये आपके पास आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है और लास्ट है, इसके बाद आपका कोई पैराग्राफ आपको नहीं करना, ये सारे तैयार करके जाइएगा, आपको इसी में से पैराग्राफ मिल जाएंगे। एक ये है आपका लास्ट है, विस्तार नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी आप ना होना, ये आपका एक पैराग्राफ है। और एक गीत का ये वाला पैराग्राफ है। ये दोनों पैराग्राफ जो इस टाइम आपके स्क्रीन पर हैं दोनों देख लीजिएगा। ये जो हैं आपके पैराग्राफ जो लिखे गए थे वो श्री मती महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे गए पैराग्राफ हैं, जो कि गीत के पैराग्राफ हैं। ठीक है, गीत शीर्षक के पैराग्राफ है और महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित दोनों पैराग्राफ हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इन्हें पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब आपके पास में आपको आता है, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पास है जो आपको जीवनी तैयार करनी है। कौन सी जीवनी तैयार करनी है, यहाँ पर जो जीवनी आपके पास आएगी, जीवनी जो है उसके अंदर सबसे पहले जो जीवनी आप तैयार करेंगे दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी। ये जीवनी कौन सी है आपके पास, सबसे पहली जीवनी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की, और दूसरी जीवनी है हरिशंकर परसाई जी की। दोनों में से एक जीवनी इस बार आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगी, और दोनों भी आ सकती हैं, एक तो 100% आएगी। इन दोनों जीवनी को मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सिर्फ आप इनके इतने ही पॉइंट याद करिए, इसको अपनी लैंग्वेज में बना करके आप लिख सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपके ठीक हो गए तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप जीवनी लिखना स्टार्ट करें तो इन पॉइंटों के नीचे जो मैं यहाँ पर दे रखा हूँ, इन पॉइंटों के नीचे आप अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब वो
टीचर पढ़ेंगे तो इन पॉइंटों को पढ़ के वो समझ जाएंगे कि आपको जीवनी पता है। आप इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो पर इन पॉइंटों पर आप अंडरलाइन कर देंगे तो वो टीचर समझ जाएगा कि उन्हें पता है। तो इसीलिए पहली जीवनी जो है ना कन्हैयालाल मिश्र जी की है, जिनका जीवन परिचय मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। देखिए, जन्म इनका 1906 ईस्वी में देववंश सहारनपुर में हुआ था। पिता नाम जो थे इनके वो रामादत्त मिश्र जी थे। और शिक्षा इनकी जो है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खुजराहो की संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और 1930 से लेकर के 1932 ईस्वी तथा 1942 ईस्वी में ये जेल में रहे थे। और इनका जो निधन था वो 9 मई सन 1995 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, इतने पॉइंटों को आप याद रखिएगा। मतलब ये 1906 ईस्वी में देववंश सहारनपुर में जन्मे थे। पिता का नाम रामादत्त मिश्र था और स्थिति खराब होने की वजह से ये खुजराहो की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करे थे। और 1930 से 32 और 1942 ईस्वी में ये जेल गए थे। और 9 मई 1995 में इनका जो देहांत हो गया था। ठीक है, और इनके बारे में जो इनकी कृतियां हैं, कृतियां वगैरह के बारे में आपके पास ये है कि इनकी जो कृतियां थी वो आपको ये थी, इनकी जो कृतियां थी वो ये आपके पास हैं कि ये इनकी जो सबसे फेमस कृतियां हैं वो आपके पास है कि माटी हो गई सोना, ये कृतियां हैं। जिंदगी का मुस्कुराए, ये रेखा चित्र हैं। ये रेखा चित्र हैं, कौन कौन सी हैं? मिट्टी हो गई सोना और जिंदगी मुस्कुराए, ये रेखा चित्र हैं। फिर दूसरी चीज़ है धरती के फूल और आकाश के तारे, ये लघु कथाएं हैं जो इन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद इनका है दीप जले शंख बजे संस्मरण है और बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण वाले कण मुस्कुराएं। ठीक है, ये जो हैं ललित निबंध है, छोटे निबंध है। ललित मतलब छोटे छोटे निबंध हैं जो कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर जी के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, और भी 2-3 रचनाएं इनकी हैं, जैसे क्या है नया जीवन और विकास, ये सारे संपादन हैं। ठीक है, तो ये रचना इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर इनके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरिशंकर परसाई जी की जीवन परिचय। तो दूसरा आपका जो काव्य लेखक है वो आप हरिशंकर परसाई जी करके जाएं। जीवन परिचय में क्या है, 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थित जमानी में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा जो है इनकी नागपुर विश्वविद्यालय से हुई है, एमए की। और फिर ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका के संपादक और प्रकाशक भी रहे हैं। और 10 अगस्त 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी का ये जन्म है, जीवन परिचय। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हैं। जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं कि 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट स्थित जमानी में इनका जन्म हुआ था। और नागपुर विश्वविद्यालय से एमए और हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका के संपादक और प्रकाशक हैं। और 10 अगस्त 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कृतियाँ क्या हैं कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर गए, ये कहानियाँ हैं लिखी थी इन्होंने। और रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। और बेईमान की परत और शिकायत मुझे भी है, अंत में और सदाचार का ताबीज निबंध इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कवि बता रहा हूँ, कवि कौन कौन से हैं। तो कवि में जो सबसे अच्छे कवि जिनकी जीवनी आने के चांसेस है वो हैं महादेवी वर्मा जी। और दूसरे आपके पास है जयशंकर प्रसाद जी। तो पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बता रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ज़्यादा बड़ी नहीं। आप इतनी चीज़ों को जरूर याद करिए और इनको अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ जाइएगा। जन्म जो है 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। शिक्षा इनकी विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही हुई, जिसमें इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। और चूंकि ये पितृक संपत्ति पे ही अपना काम कर रहे थे, तो जो भी इनके माता पिता के द्वारा चलाई गई दुकान थी वो इन्हें मिली थी। तो वहीं पर बैठ के वही उनके बही खाते में ही ये कभी कभी
कहानियाँ जो अपनी लेखन थे वो कर देते थे। और केवल 48 वर्ष की उम्र में इनका राज्यसभा राजश्यमा से बीमारी से पीड़ित होकर के 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इनकी जो कृतियां थी वो आपकी इस प्रकार हैं कि एक तो ये छायावादी युग के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, छायावादी युग के बहुत बड़े कवि हैं। और इनकी जो कृतियां हैं वो कामायनी, आंसू, चित्रधारा, लहर, झरना, ये सारी कृतियां हैं। और नाटक जो हैं वो चंद्रकांता, स्कंदगुप्त, कामना, एक घूंघट, विशाखा, अज्ञातशत्रु, ये सारी इनकी जो है नाटक है। और उपन्यास में कंकाल और तितली, इरावती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कहानी इनकी है आंधी, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि। और निबंध जो है काव्य और कला इन्होंने लिखा था। महादेवी वर्मा की नेक्स्ट जीवनी आपको बताई थी, तो नेक्स्ट जीवनी आपके पास महादेवी वर्मा जी की है। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। और माता इनकी जो थी वो हेमरानी जी थी, वो भी एक खुद कावित्री थी महादेवी वर्मा जी की। और पति जो थे इनके स्वरूप नारायण वर्मा जी थे, और इनकी 9 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। और शिक्षा जो थी इनकी मैट्रिक से लेकर के एमए तक की सारी शिक्षा ये प्रथम श्रेणी में प्राप्त की हैं। और प्रयाग महिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य भी रह चुकी हैं। ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था वो 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हुआ था। और कृतियाँ इनकी जो बहुत प्रचलित कृतियाँ हैं वो इनकी ये हैं: निहारी, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, अति के चलचित्र, स्मृति की रेखा और संधिनी। ठीक है, ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लोकोक्तियाँ, जो मुहावरे आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे मुहावरे हैं, जो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। वैसे पूछे बहुत सारे जा सकते हैं, इसमें कोई गैस इतना नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरों का मतलब है कि जो जनरली भाषा में बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अंधा में काना राजा, तो क्या मतलब है कि अगर कोई बहुत मूर्ख आदमी है, उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी चला जाए तो वो अंधे में काना राजा हो जाता है। एक तो मूर्ख है और उससे थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी कोई चले जाए, मूर्खों के बीच कम ज्ञानी को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान मान लेते हैं वे लोग, तो इसलिए उन्हें बोला जाता है अंधे में काना राजा। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रयोग को लिख सकते हैं। प्रयोग मैंने वैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसे पढ़ लीजिएगा। और अर्ध जली गगरी छलकत जाए, ये जो है दूसरी लोकोक्ति है। इसका भी क्या है, अधगड़ गली, मतलब जिसके पास ज्ञान कम है वो अपने ज्ञान को बांटता फिरता है, तो वो अपने ज्ञान की शेख ही मारता फिरता है। इसका मतलब है कि अर्ध जल गगरी छलकत जाए। अब इससे रिगार्डिंग आप अपने इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ कि अगर कोई बच्चा 8वीं पास है और वो तीसरी क्लास में चला जाए, तो तीसरी क्लास में जाने के बाद वो 8वीं क्लास का बच्चा बड़ा अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर ज्ञान कम है फिर भी, तो इसीलिए दिखाएगा ना क्योंकि उसका ज्ञान जो छलकेगा। ठीक है, तो वो अर्ध जल गगरी छलकत जाए जैसी कहानी हो जाएगी। और चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या है कि जो खुद वास्तविक अपराधी है वो खुद ही अपने बारे में बता देता है। ठीक है, बिना पूछे वो लुटता है। तो इसके लिए भी आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई कोई आदमी है, वो छात्र है, उसने पिक्चर बोर्ड पर कुछ चित्र बना दिया है, अध्यापक आए, उन्होंने चित्र को देखा तो उन्होंने पूछा कि किसने बनाया, तो उस जिस छात्र ने बनाया था वो छात्र खुद ही खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई मैंने तो नहीं बनाया सर। तो इससे छात्र अध्यापक को पता चल गया ना कि बनाया ऐसी नहीं है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और खरी मजदूरी चोखा काम, तो इसका मतलब है कि जो अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की अपेक्षा करता है कोई। अगर कोई सैलरी ज़्यादा लेगा तो काम भी ज़्यादा करके देगा, अच्छा काम करके देगा। ठीक है, इसके बाद है खून सफ़ेद होना, यानी कि उत्साह समाप्त हो जाना। आदमी बिल्कुल डर के मारे वो हो जाता है ना, डर डर लग जाता है, तो डर की वजह से वो बिल्कुल चुप हो जाता है, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर से उत्साह समाप्त हो गया, वो डरने लगा। तो इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने प्रयोग कुछ भी कर सकते हो। मैंने लिखा है कि अपने सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे के व्यक्ति को खड़ा देखकर मानो उसका खून सा सफ़ेद हो गया। घाव पर नमक छिड़कना वेरी पॉपुलर मुहावरा है कि दुखी आदमी के हृदय पर और दुख देना। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या, इसके लिए कोई आप ले सकते हो कि एक आदमी, एक बच्चा है, वो पहले ही अनुत्तीर्ण हो गया, लोग बाग बार बार उसे जा रहे हैं, कह रहे तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तो उसके जो घाव है उसको बार बार कुरेद रहे हैं वे। इसके बाद है देखो रस जो है, रस में आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट रस है वो सिंगार रस है, जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सिंगार रस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसकी देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वन के योग हो जाते हैं तो वह सिंगार रस कहलाते हैं। तो वो सारा सिंगार रस है, और इसमें जो स्थाई भाव है वो आपका रति है। और सिंगार रस दो टाइप के होते हैं, संयोग सिंगार और एक वियोग सिंगार। संयोग सिंगार के अंदर आपके पास क्या होता है, जब नायक और नायिका का संयोग हो रहा है, रति के रूप में संयोग हो रहा है, वो मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रस बनेगा उसे संयोग सिंगार रस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो अर्थ है, इसमें सुख की प्राप्ति होती है। जब आदमी मिलेंगे नायक और नायिका, तो सुख की प्राप्ति होगी। तो इसका इसका कोई उदाहरण है, उदाहरण जरूर लिख कर आना है। तो दूध दूहत अति ही रति बाढ़ी, तो इसमें क्या है, दूध दू करके उसे बहुत खुशी हो रही है, संयोग मिल रहा है, तो इसलिए संयोग श्रृंगार हो रहा है। एक वियोग श्रृंगार होता है जिसके अंदर नायक और नायिका एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके अलग हो रहे होते हैं, तो वियोग श्रृंगार यहाँ पर पाया जाता है। इसमें क्या है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखो नहीं मानती, मतलब हे प्यारे, हे प्रिय, मैं तुम्हें देखे बिना मेरी आँखियाँ जो हैं वो नहीं मानती हैं, मुझे तुम्हारा देखना जरूरी है। ठीक है, तीसरा दूसरा सिंगार जो दूसरा रस है वो आपके पास है हास्य रस। और हास्य रस तो आप जानते ही हैं, हास्य मतलब हंसना। हंसी क्यों आती है आदमी को, या तो वेशभूषा देखकर आएगी, या वाणी देखकर आएगी, या उसकी कुछ एक्टिविटी जिसे चेष्टा बोलते हैं, चेष्टा देखकर आएगी, उसकी विकृति देखकर आएगी। तो उसकी वजह से जो आपके हृदय में विनोद के भाव उत्पन्न होते हैं, उससे उन भावों को ही, उन भावों से जो रस बनता है उसको हास्य रस बोलते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास होता है। उदाहरण के लिए क्या है, हेली सीखा सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कज तिहारे कीन्ही भली रघुनाथ कजू करु करी कानन को पगुधारे। इसका मतलब क्या है कि एक राम जी जो हैं वो अलग अलग टाइप के मुंह बना करके, उनके मुंह पर अलग अलग टाइप के मुखौटे रख के वो अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, तो उनसे पेरेंट्स जो उनके वो हंस रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, एक हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। इसमें अलंकार कहाँ हैं, देखिए अलंकार जो है, अब यहाँ पर अलंकार में आपको चार अलंकार जरूर पढ़ के जाने। एक तो संदेह, भ्रातिमान, यमक और उपमा, ये जरूर करके जाने हैं। संदेह का तो मैंने जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिख दी है, आपके वीडियो स्क्रीन पर आ रही है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चितता की मनोदशा बनी रहे, उसे संदेह रस बोलते हैं। और इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपके पास जो अलंकार है वो आपके पास उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ है जो सादृश्य, समानता और तुल्यता को प्रकट करता हो। ठीक है, जिसके अंदर तुलना हो रही है या समानता के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर उपमा होता है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान से किसी समान अर्थ के आधार पर समानता या तुलना की जाती है। तो जहाँ पर तुलना की जा रही है वहाँ पर उपमा होगा। इसके लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है, अंग अंग नग जगमत दीप सीखा सी देह। तो ये बिहारी जी का लिखा गया है। तो इसके अंदर दो चीज़ों के गहने के बारे में तुलना हो रही है, दीपक की गहने से। ठीक है, और एक रूपक अलंकार आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम रूपक बोलते हैं। और इसके अंदर आपका जो उदाहरण है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो ये दो और एक पहला, तीन और एक ये चौथा भ्रातिमान, ये जरूर आपको करके जाना है भ्रातिमान। ठीक है, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा हो जाए तो उसको भ्रातिमान बोलते हैं। जैसे आप कहीं और पर हैं, आपको भ्रम हो गया किसी चीज़ का, तो वहाँ पर भ्रातिमान रस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको जैसे
छंद है तो छंद में आप सरोठा, सरोठा जरूर करके जाए। ठीक है, सरोठा के बारे में यहाँ पे क्या है, यह है अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा, द्वितीय तृतीय में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण है। इन्हें उदाहरण को भी जरूर करके जाए, ये उदाहरण है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है, जो आपका नेक्स्ट है वो है कुंडली, कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया में आपके पास क्या है, ये इसका जो है लक्षण दिया गया है कि यह विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलीय शब्द, कुंडलीय छंद बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास उदाहरण है। ठीक, इस टाइप से आपको ये करना। आप देखिए पत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का ये पत्र लिखना आता है आपको। पत्र लिखने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले कोई सा भी पत्र आए उसके अंदर वो आपको जिसको लिखना है उसका नाम जरूर देगा। जैसे इसमें देखिए क्या है, किसी बैंक के प्रबंधक को, तो इसमें प्रबंधक का नाम है। यहाँ पर दैनिक समाचार के प्रकाशित विज्ञान के आधार पर संविधिक सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जिलाधिकारी को। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रबंधक को। ठीक है, हिंदी प्रवक्ता अध्यापक की नियुक्ति के लिए। ठीक है, किसको, प्रधानाचार्य प्रबंधक को। तो ये आपको इस चीज में हर बार क्या चीज जरूर देगा, एक का नाम, जिसको आपको पत्र लिखना है। तो जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले सेवा में लिखिए, फिर उसके बाद में जिसको लिखना है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ, और फिर यहाँ पर कोई भी शहर जो आपकी मर्जी करे। ठीक है, फिर उसके बाद महोदय जरूर लिखिएगा। ठीक है, महोदय। फिर उसके बाद आप यहाँ से जो नेक्स्ट है, ये जो लाइन है, यहाँ से ये लाइन आप अपने अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे सविनय निवेदन यह है कि, फिर उसके बाद निवेदन में आपके पास जो भी ये वैल्यू दे रहा है, जैसे सपोज करो मुझे प्रबंधक को ही खत लिखना है ऋण के लिए, शिक्षा के ऋण के लिए मुझे लिखना है। तो अब यहाँ पर आप सविनय निवेदन इस प्रकार है कि के बाद अपने बारे में बताइए कि मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, मैंने मैंने जो है 10th की या 12th की शिक्षा ग्रहण कर ली है और वो मैंने फर्स्ट डिवीज़न से ग्रहण की है। और उसके बाद मैं अब जो है अपनी आगे की हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऋण देने की कृपा करें। और उस बस ये चीज़ आप उसके बाद लिख दीजिए। तो शिक्षा के लिए ऋण हो गया। अब इसी हिसाब से अगर कोई और वो होता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इतनी जगह पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये आप लिख लें तो उसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट में अपने बारे में बताकर जरूर आना है। ठीक है, कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका क्या नाम है, वो जरूर बताकर आना। तो ये लाइन आपको यहाँ पर लास्ट में इधर की साइड लिखनी है। ठीक है, महोदय और अपना नाम और फिर जहाँ से आप हैं, ये सारी चीज़ आपको लिख के जरूर आनी है। और लास्ट में आपको एक चीज़ और लिख कर आनी है, दिनांक और यहाँ पर धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद और दिनांक। इसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपकी अति कृपा होगी ये वगैरह लिख करके छोड़ दीजिएगा। तो पहले ये आपकी अति कृपा, फिर आपको ये जरूर लिख कर आना है, डेट जरूर डाल कर आनी है और यहाँ पर धन्यवाद जरूर लिख कर आना है। और स्टार्टिंग में आपको ये सेवा में जिलाधिकारी जिसको भी लिखा जा रहा है, बिजनौर वगैरह जहाँ पर भी आपके पास है वो, और विषय वस्तु, ये विषय जरूर लिख कर आना जैसे यहाँ पर दिया गया है, और महोदय जरूर। इसके बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपसे इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है या कह रहा है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं निवेदन के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने पत्र को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये कई टाइप के पत्र हैं। देखिए ये जैसे ये है छोटे विद्यार्थियों के लिए सताए जाने पर संदर्भ में प्रधानाचार्य को पत्र है। तो देखिए लिखने का तरीका यहाँ पर पूरा बताया गया है, मैं यहाँ पर चला भी रहा हूँ तो इसे देख लीजिएगा। ये गंदी सड़क के गड्ढे और संक्रामक रोग के लिए, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये सेवा में नगर पालिका, फिर मोहल्ला महोदय, ये सारी चीज़ आप फिर अपने बारे में, वो कि हमारे सड़क पर कूड़ा रहता है या वो मोहल्ले में बहुत कूड़ा है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं वगैरह करके लिखिए। फिर उसके बाद में लास्ट में अपने बारे में यहाँ पर जरूर लिख दीजिए।
तो इस टाइप से आप अपने पत्र को लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो हमारा निबंध रह गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर निबंध है, बहुत सारे निबंध हैं। उन निबंध में मैं सबसे ज़्यादा आपसे कहूँगा कि जो आपको निबंध करके जाना है वो आपको निबंध करके जाना है। सबसे पहले जो आपका सबसे प्रचलित निबंध है वो आपका विज्ञान के चमत्कार है। ठीक है, विज्ञान के चमत्कार पर आपको निबंध जरूर तैयार करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो निबंध तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे स्वच्छता अभियान पर। ठीक है, स्वच्छता अभियान पर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप जरूर करिए, और एक बेरोजगारी या प्रदूषण पर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये सारे निबंध आप जरूर करके जाएं। और निबंध में मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जिसका आपका लिखना जरूरी है। देखिए, निबंध में सबसे पहली जो हेडिंग है, आप प्रस्तावना जरूर लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना। फिर उसके बाद जो अंतिम हेडिंग है वो आप उपसंहार जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये दो हेडिंग हर किसी निबंध में जरूर पड़ती है, प्रस्तावना और उपसंहार। ठीक है, हेडिंग ये हेडिंग आपको जरूर लिखनी है, प्रस्तावना और उपसंहार आपको जरूर राइट करके आना। उसके बीच में आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आप प्रदूषण पर लिख रहे हैं, तो पहले आप प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किसके कारण होता है, प्रदूषण को रोकने के उपाय, फिर ये सारी चीज़ 3 हेडिंग ये हो गई, और फिर उसके बाद एक प्रस्तावना हो गई है और एक उपसंहार हो गया है। तो बाकी ये हेडिंग लिख करके आप अपने ऐसे को ख़त्म कर दीजिए। और ऐसे कम से कम आप जो है 3.5 पेज से लेकर के 6 पेज तक कितनी भी फॉर्म में लिख कर आ सकते हैं। 3.5 से तो कम बिल्कुल मत लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट आपके रह गई है वो आपके पास रह गई है कि आपकी जो कविता है वो कौन सी आएगी। ठीक है, तो कहानी जो है, कहानी कथा वस्तु, ये आप पंच लाइट पर जरूर करिए, पंच लाइट को जरूर करके जाएं, पंच लाइट जरूर करके जाएं। और इसके बारे में मैं यहाँ पर ही देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, पूरी कथा है यहाँ पर पंच लाइट की, तो इसे ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करके पूरी मैं आपको कथा दिखा रहा हूँ, तो पूरी कथा को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, पूरी कथा को एक बार जरूर, कथावाचक को पूरा पढ़िए। ठीक है, इसके उद्देश्य को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये इसके उद्देश्य, वीडियो पॉज करिए और सारी कथा को लिख लीजिएगा। और एक कथा और आपको लिखनी है इसके अंदर, वो है आपके पास बहादुर जी की। ठीक है, बहादुर पर कहानी आपको जरूर लिखनी है। ये भी मैं आपको कथा पूरी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर है, एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिए। तो ये कथा आपको जरूर लिखनी होगी। ठीक है, कथा के लिए भी आप पहले क्या लिखें, प्रस्तावना, फिर उसके बाद कथा वस्तु, और लास्ट में कथा का उद्देश्य। ये 3 हेडिंग जरूर डाल दिएगा, प्रस्तावना, कथा वस्तु और कथा का उद्देश्य या कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग आप इसके अंदर डाल करके अपनी जो कहानी है उसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, कई जो स्टेट्स हैं, कई जगह पर आपके पास पूछी जाती है सत्य की जीत। तो सत्य की जीत में चरित्र चित्रण आप जरूर करके जाएं, किसी का भी, चाहे द्रौपदी का हो और चाहे आपका मेघनाथ का हो, चरित्र चित्रण जरूर करके जाएं। तो मैं सत्य की जीत पर है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कहानी और खंड काव्य आपके पास लगा है, तो उसमें चरित्र चित्रण आप जरूर करके जाएं, चरित्र चित्रण जरूर पूछा जाता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कथा वस्तु, यानी कि जो भी खंड है उसके अंदर क्या कहानी है वो जरूर आपको याद करके जानी है। तो सत्य की जीत में भी आपको मैं वही कहूँगा कि कहानी और द्रौपदी का चरित्र चित्रण आपको पढ़ के जाना है। तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण तो मैं आपके स्क्रीन पर इस टाइम चला ही रहा हूँ, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा द्रौपदी का चरित्र चित्रण आप ज़रूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसा ये है वैसा ही आपको लिख कर भी आना है, हेडिंग पढ़ लीजिए हेडिंग के बाद। और दूसरा चरित्र चित्रण जो है दुशासन का है, दुशासन का भी आप जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दुशासन का चरित्र चित्रण है, ये पूरा यहाँ से दुशासन, दुर्योधन और विदुर और ये युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, ये इनके कहावतें हैं जो इन्होंने दुशासन को कहा है।
ठीक है, तो ये चित्रण आपको तैयार करना है। फिर आपको संस्कृत से, जो संस्कृत की पाठ्य वस्तु है, उससे आपको कौन से फॉर्म तैयार करने, कौन से संस्कृत के अनुवाद आपको तैयार करने, वो देखिए। तो संस्कृत के अनुवाद के लिए आप ये वाला तैयार करिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरस, और ये वाला, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार जरूर करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो अनुवाद है वो आपका ये है, तो इस अनुवाद को यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरा अनुवाद आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये अनुवाद आप यहाँ पर देखिएगा, ये अनुवाद है, इतने अनुवाद को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपके पास ये वाला ही है, सेकंड वाला, इसको जरूर करके जाइए। और इसका भी अनुवाद मैं आपको स्क्रीन पर देखिए अभी दिखा रहा हूँ, ये अनुवाद आपके पास लिखा है, इसे जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा अनुवाद है वो आपके पास ये है, इसको जरूर करके जाइएगा। और इसका भी जो संस्कृत है वो अनुवाद नीचे दे रखा है, संदर्भ सहित है, तो ये आपको अभी पढ़ लेना, अभी याद कर लीजिए, सारा अनुवाद है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो है हमारा, जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है जो अनुवाद, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपके पास अनुवाद है ये। ठीक है, ये वाला, इस अनुवाद को भी जरूर करके जाइएगा, संस्कृत अनुवाद है, इसमें भी आपके पास जो है मालवीय जी का ये अनुवाद है, और यहाँ पर इसका अनुवाद आपके पास हिंदी में ये लिखा गया है। ठीक है, ये आप जरूर करके जाइए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको वीडियो में ही दिखा दे रहा हूँ कि आपके ये अनुवाद है, वरना मैं इन्हें समझा देता। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक अनुवाद आपके पास ये है हिंद संस्कृत का, ये भी आप जरूर करके जाइएगा, और इसका अनुवाद आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये है, तो ये इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपके पास जो अभी पे पैराग्राफ था उसका हिंदी अनुवाद ये है, तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इतने अनुवाद आएंगे। अब आपके पास जो है, जो व्याख्या हैं जो छोटी पूछी जा सकती हैं, तो पहली तो आपके पास यही है, ये वाली है, ये आपको हिंदी अनुवाद सहित ये रहा, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ये वाला है, ये श्लोक है, श्लोक का हिंदी अनुवाद आपके पास ये है, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आपके पास ये है, और इसका ये वाला है, ये आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, दोनों अनुवाद को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और तीसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका अनुवाद आपके पास ये है, इसको आप पढ़ लीजिए यहीं पे वीडियो पॉज करके। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट आपके पास है ये, बहुत गंदा सा, नेक्स्ट आपके पास ये है, और इस अनुवाद को भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक अगर आपके पास टाइम होता है तो इसे ज़रूर याद करके जाइएगा, ये अनुवाद है और इसका हिंदी अनुवाद ये है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास ये पूरा का पूरा हिंदी, जितनी भी हिंदी है, 1 घंटे के अंदर मैंने सारी हिंदी आपको बता दी है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो आपको बता दिया है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, और 90% आपका पेपर हूबहू इसी से ही आना है, तो इन्हें ज़रूर तैयार करके जाएं। और एक्स्ट्रा जो अभी आपके पर्यायवाची, सेमार्थ, अनेकार्थी शब्द, ये सब बचे हैं, ये कोई गैस नहीं होता, इसके अंदर कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ये मुश्किल से 10 नंबर के आपके पास होते हैं, 5 नंबर के, सॉरी, तो 5 नंबर आपके पास ये होते हैं, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, और रात रात में इजीली ये तैयार हो सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक दिन में आप ये पूरा तैयार कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं, और सारे के सारे पैराग्राफ को एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएं। और साथ में अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके पास आएगी आपके मैथमेटिक्स की 12th क्लास के। तो 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है,
तो वो उसके लिए जो है मैथ और बायोलॉजी दोनों की, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।